Recording in progress. चलिए ठीक है। यदि किसी को कुछ कहना होगा तो वो मुझे रोक कर भी अपनी बात कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे चीजों को कैसे बांटा जाता है। बांटना एक ऐसा काम है जो बच्चे अपनी जिंदगी में बहुत आसानी से और बहुत मजे से करते हैं। एक बात मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि जिसको हम गणित कहते हैं वो किताब की या स्कूल की चीज बाद में है। पहले वो हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई चीज है। हर हर कॉन्सेप्ट, हर अवधारणा जो है कहीं ना कहीं हमारी लाइफ से जुड़ी हुई है और बच्चों के अनुभवों में ये जरूर कहीं ना कहीं शामिल होती है। तो हम किसी भी अवधारणा की शुरुआत करते समय उससे जुड़े जो बच्चों के अनुभव हैं उसको लेकर हम अपनी बात शुरू करें, उनको मौका देते हुए उनको काम करने दें, तो हम देखेंगे कि कोई भी चीज उनको आसानी से समझ में आती है और वो उसको बहुत मजे के साथ करते हैं। जैसे अभी बांटने को लेकर के मैंने आपके सामने एक छोटा सा चित्र बनाया है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 अलग अलग बर्तन हैं। एक स्नेहा जी का बर्तन है जिसमें 7 वस्तुएं रखी हुई हैं। एक लक्ष्मी जी का बर्तन है और एक थान सिंह जी का बर्तन है। थान सिंह जी जुड़े हैं कि नहीं आज? नहीं जुड़े हैं सर। अच्छा, नहीं जुड़े, कोई बात नहीं। तो मैंने ये नाम चुन लिए हैं। अब स्नेहा जी के पास, उनके पास एक बर्तन में 7 वस्तुएं हैं। इसको आप चाहे तो लड्डू मान लें, चाहे बटन मान लें, कुछ भी चीज मान लें। और हम बच्चों से कहें कि स्नेहा जी के पास में 7 बटन हैं जिनको लक्ष्मी जी और थान सिंह जी को बराबर बराबर देना है। ये काम कैसे करेंगे? बच्चों के सामने एक सिचुएशन रखिए और यदि हम भाग पे कक्षा 2 से शुरू करते हैं और कक्षा 3 पे उस पर थोड़ी ज्यादा बात होती है, तो मुझे पूरा यकीन है कि कक्षा 2 के बच्चे बांटने का काम बहुत मजे से करेंगे। आप उनको अपने तरह से बांटने दीजिए। उनके बांटने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। तो एक जो सामान्य क्रम होता है बांटने का वो ये होता है कि हम एक व्यक्ति को एक चीज दें, फिर दूसरे व्यक्ति को एक चीज दें, फिर यदि हमारे पास चीजें बच गई हैं तो हम फिर एक एक बांटें। इस तरह से एक एक करके बांटने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही कॉमन है और हम अपनी जिंदगी में इसका इस्तेमाल करते हैं। अब ऐसा करने के बाद बच्चों से पूछें कि जो उन्होंने किया वो क्या था, क्या किया उन्होंने, कितनी चीजें थी, किसको किसको उन्होंने बांटा, कितने लोगों को बांटा, हर एक को कितना मिला, क्या कोई चीज बच गई। तो ये जो 4-5 बातें हैं ये बच्चे को बोलकर बताना जरूर आना चाहिए। ये पहले आवश्यक है और इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी कि हम यहाँ पर ही बात कर सकते हैं कि सिन्हा जी ने लक्ष्मी और थान सिंह जी को बांटने के लिए 7 लड्डू लेके आई और उन 7 लड्डुओं को उन्होंने एक एक करके लक्ष्मी और थान सिंह जी को बांटा। बांटने के बाद हम देख रहे हैं कि लक्ष्मी जी को कुछ चीजें मिली और थान सिंह जी को कुछ चीजें मिली और हो सकता है स्नेहा जी के पास कुछ चीजें बच भी गई हों। तो हम इस पे बात करें और बारी बारी से सभी बच्चों को बोलने के प्रेरित करें। तो देखिए बांटने की प्रक्रिया हम शुरू करते हैं। तो स्नेहा जी ने पहले एक लड्डू लक्ष्मी जी को दिया और एक लड्डू थान सिंह जी को दिया। अब हम बात कर सकते हैं यहाँ पर कि स्नेहा जी के पास पहले कितने लड्डू थे और कितने लड्डू उन्होंने बांट दिए, हर एक को कितने कितने लड्डू मिले और स्नेहा जी के पास लड्डू और बचे हैं क्या, और क्या इतने लड्डू हैं कि वो फिर से बांटा जा सकता है दोनों को बराबर बराबर। ये बातें हम करते चलें और फिर बांटने को कहें। अब स्नेहा जी के डब्बे में से या उनके टोकरे में से एक बच्चे ने एक लड्डू निकाल कर लक्ष्मी जी को दे दिया, फिर एक लड्डू निकाल कर थान सिंह जी को दे दिया। अब फिर से हम बात करें कि कुल मिलाकर कितनी चीजें बांट दी गई, लक्ष्मी को कितना मिला, थान सिंह को कितना मिला और स्नेहा जी के पास कितनी चीजें बच गई। क्या हम और बांट सकते हैं? बांटने का मतलब कि जो बांटने का काम है सबके साथ हो, सभी को मिले। तो यहाँ पर देखेंगे स्नेहा जी के पास अभी 3 लड्डू बचे हैं, लक्ष्मी और थान सिंह जी के पास 2-2 लड्डू हैं और स्नेहा जी के जो लड्डू हैं यदि एक एक उनको दिया जाए तो दोनों को मिल सकता है। ऐसी स्थिति है, हमारे पर्याप्त लड्डू हैं अभी बांटने के लिए। तो हम फिर कहें कि चलो एक एक लड्डू और बांट दो।
तो एक बच्चे ने फिर एक लड्डू लक्ष्मी जी को दिया और एक लड्डू थान सिंह जी को दिया। अब फिर इस पे बात करें कि अब लक्ष्मी जी के पास कितने लड्डू बचे, लक्ष्मी जी को कितने लड्डू मिले, थान सिंह जी को कितने लड्डू मिले और स्नेहा जी के पास कितने लड्डू बचे। ये सारी बातचीत हो तो उसके बाद बच्चों से पूछे क्या अभी हम और बांट सकते हैं। तो हो सकता है बच्चे बोले हाँ 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 बांट सकते हैं, अगर लड्डू है और एक लड्डू बचा है तो दोनों को आधा आधा तो बांटा ही जा सकता है, ऐसा जवाब भी आ सकता है। आप कह सकते हैं नहीं हम तो पूरा पूरा बांटना चाहते हैं, अभी आधे की बात नहीं हो रही है। इस तरह की चर्चाएं यदि हम बच्चों के साथ करें और उन सारी परिस्थितियों पे बात होने दें जो यहाँ पर घट रही है। बांटने वाले के पास कितनी चीजें थी, लेने वाले कितने लोग थे और हर एक को कितना कितना मिला, कुल कितनी चीजें बांट दी गई और आखिरी में कितनी चीजें बच गई। तो ये आप देख रहे हैं एक छोटा सा उदाहरण है जो बच्चे अपने अनुभवों के साथ बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब मान लीजिए ये चीजें हम वापस ले लें और एक दूसरे उदाहरण के बारे में सोचें। और यहाँ पर तो हमने अब दो लोग को बांटा, हो सकता है कि हमारे लेने वाले ज्यादा हों, तो आप किसी एक और का नाम लिख लें। मान लें हम यहाँ पर एक टोकनी और बनाते हैं, टोकनी डब्बा कटोरी जो भी समझ लें, और यहाँ पर हम एक नाम और लिख देते हैं, मान लीजिए सरिता जी का नाम लिखते हैं, ये लिख दिया। अब उसके बाद अब बांटने को कहिए, तो पहली बार हो सकता है आपने थोड़ा ज्यादा प्रयास किया हो, लेकिन अगली बार बच्चे इस काम को खुद से बहुत आसानी से कर लेंगे। उन्हें बांटने दीजिए और फिर पूरी बात करने दीजिए। तो स्नेहा जी के पास कुल कितने लड्डू हैं, हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7 लड्डू हैं। लेने वाले कितने हैं, लक्ष्मी 1, थान सिंह जी 2, सरिता जी 3। 3 लोगों के बीच हमें इसको बांटना है। तो हम कहें चलो बांटो, और बांटने का वही क्रम है कि हम हर एक को एक एक देंगे। तो लक्ष्मी जी को पहले एक लड्डू मिला, फिर थान सिंह जी को भी एक लड्डू मिला और फिर सरिता जी को भी एक लड्डू मिला। सबको एक एक लड्डू मिल गए और स्नेहा जी के पास 4 लड्डू बच गए। ये स्थिति बन गई। अब हम बात कर सकते हैं क्या सभी को एक एक लड्डू और बांटा जा सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। जो चीजें बची हैं और जो लेने वाले लोग हैं उनके बीच का संबंध क्या है, इस बात को बच्चे यहाँ पर जज करेंगे और आसानी से, मुझे पूरी उम्मीद है कि बच्चे इस बात का जवाब आसानी से दे सकते हैं कि अभी एक एक चीजें और उनको बांटी जा सकती हैं। तो उसके बाद आप बोलिए चलो बांटो। तो फिर लक्ष्मी जी को एक मिला, थान सिंह जी को एक और मिला और सरिता जी को भी एक और मिला। अब फिर से हम बात करें, अब क्या स्थिति है, तो हम पूछ सकते हैं कि स्नेहा जी के पास कुल कितने लड्डू थे, कितने लोगों को बांटा गया और हर एक को कितने कितने लड्डू मिले, क्या बांटने वाली चीज ये लड्डू और बची है। तो ये सारी की सारी बातें बच्चों से करने दीजिए और फिर इस खेल को संख्याओं को बदल बदल कर, बांटने वालों को बदल बदल कर हम लगातार कराते चले जाएं तो ये काम बच्चे बहुत मजे के साथ करेंगे। जरूरी बात यह है कि उनसे हम इस पर बात करने का अवश्य है, बातचीत जरूर होनी चाहिए, बातचीत का जो क्रम है वो टूटना नहीं चाहिए, ये हमें ध्यान में रखना है। तो ये जो बातें मैं आपसे कर रहा हूँ, बाद में फिर आप इनको गणितीय शब्द देंगे कि जब बच्चा कक्षा 3 में चला जाए और जब इस प्रक्रिया को बहुत अच्छी तरह से करने लग जाए, तब आप जो गणित के इससे संबंधित शब्द हैं कि जिसको बांटा जाता है वो संख्या भाज्य कहलाती है, जितने लोगों को बांटा जाता है वो भाजक कहलाते हैं, और जितना हर एक को मिलता है, हर एक को जो जो मिलता है वो भागफल कहलाता है, और जो आखिरी में बच जाता है, जो नहीं बच पाता, उसे हम शेष फल कहते हैं। ये जो गणितीय शब्दावली है इसका उपयोग हम बहुत बाद में करेंगे। पहले जरूरी है कि जो चीजें हो रही हैं उसको बच्चे आसानी से बात कर पाए। तो यहाँ तक की जो बातें थी वो मैंने आपके साथ रखी है, आपके सामने रखी हैं। इस पर यदि किसी को कोई प्रश्न करना है या किसी को डाउट हो कि चीजें हो सकती है या नहीं हो सकती, तो प्लीज अपनी बात करिए। मैं वेट कर रहा हूँ आपकी बातों का। भाग पे अगर किसी का भी कोई भी सवाल हो
या कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो सर से ज़रूर पूछें। सर ने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि प्रैक्टिकल रूप में चीज़ों सामान को बच्चों को अपने रख लीजिए, कैसे-कैसे सबको बाँटेंगे, तो बच्चे उससे आसानी से सीख सकते हैं। अगर हमने कुछ 10 टॉफ़ी रख ली, उसको बोला कि हमको 3 बच्चों में बाँटना है, तो कैसे बाँटेंगे? बच्चा खुद से सोचेगा। किसी को कुछ भी डाउट हो तो सर से ज़रूर पूछें। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्नेहा जी पहले ये बताइए कि जो चीज़ मैंने यहाँ पर बनाई है वो क्लियर, उसका विज़न क्लियर है, दिख रहा है साफ-साफ? जी सर, क्लियर है। चलिए ठीक है। तो बाँटने का एक तरीका ये था कि हम जो चीज़ें हैं उसको लोगों में एक-एक करके बाँटते हैं। यहाँ पर जिनको बाँटा जा रहा है उनकी संख्या निश्चित है। हमको ये तो पता है कि कितने लोगों में बाँटा जाना है, लेकिन ये पता नहीं कि हर एक को मिलेगा कितना। बाँटने का एक और तरीका होता है, जिसमें ये हमको पता नहीं होता कि कितने लोगों को हम बाँट पाएँगे, लेकिन ये निर्धारित होता है कि हर एक को कितना-कितना दिया जाना है। जैसे मान लीजिए कि कुछ चीज़ें स्नेहा जी के पास हैं और लेने वाले 3 लोग हैं लक्ष्मी, थान सिंह और सरिता जी। ये 3 लोग हैं जिनको चीज़ें बाँटी जानी है, जिनको चीज़ों की दरकार है और इनकी डिमांड है कि हमको 3-3 चीज़ें मिलनी चाहिए। और वो ऐसा कई बार होता है कि मान लीजिए हमने कुछ नोटबुक खरीदा और उसको खरीद कर घर में लेके आए। तो बच्चों ने कहा कि पापा जी हमको तो 3-3 चाहिए सभी को और पापा जी मान लीजिए 7 नोटबुक लेके आए हैं। तो पहली जो बच्ची है, वो बोली कि मैं तो 3 लूँगी, मुझे 3 की ज़रूरत है। तो उसने 3 चीज़ें पहले उठा के रख ली। दूसरे ने भी कहा कि मेरे को भी 3 चाहिए, तो उसने भी 3 ले ली। लेकिन तीसरे वाले के लिए 3 चीज़ें नहीं बची। तो ये बाँटने की दूसरी परिस्थिति है, जब ये तय होता है कि हर एक को कितना-कितना दिया जाना है, कितने लोग तक ये चीज़ पहुँच पाएगी, ये हमें नहीं पता होता। तो ये 2 परिस्थितियाँ हैं जिसमें हम चीज़ों को बाँटते हैं। तो इसको हम करके देखें। जैसे स्नेहा जी ने 7 नोटबुक रख ली, 7 कॉपियाँ उनके पास और जब वो घर पे आई तो लक्ष्मी, थान सिंह जी और सरिता जी ने कहा कि हमको 3-3 चाहिए। तो लक्ष्मी जी ने लक्ष्मी जी को पहले 3 दे दी गई कॉपियाँ और फिर थान सिंह जी को 3 दे दी गई कॉपियाँ। सरिता जी को चूँकि 3 की ज़रूरत थी और उनके पास स्नेहा जी के पास 1 ही बचा है, तो सरिता ने कहा कि नहीं, मैं तो अभी नहीं लूँगी। मुझे पूरे जब 3 हो जाएँगे तभी दीजिएगा। तो ऐसी स्थिति में हमने देखा कि यदि हमारे समूह में से ये निर्धारित होता है कि हर एक को कितना-कितना देना है, तो दूसरी चीज़ कि कितने लोग को बँट पाएगा, ये निश्चित नहीं होता। ये बाँटने की या भाग देने की दूसरी परिस्थिति है। अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो हम आगे बढ़ते हैं। ये सारी की सारी प्रक्रियाएँ आप सोच रहे होंगे कि भाग देने की प्रक्रिया तो संख्याओं के साथ होती है। यहाँ पर संख्याओं कोई बात ही नहीं हो रही है, संख्याएँ लिखी नहीं जा रही हैं। तो संख्याओं को जो लिखना है, वो भी इस पर आधारित होता है, जो कुछ बच्चे के अनुभव में आया, यदि उसको करने के साथ-साथ हम संख्याओं में बदलते चले जाएँ, तो देखिए काम कितनी आसानी से होता है। जैसे मान लीजिए, हम फिर कुछ चीज़ें और इसमें शामिल कर देते हैं और कि मान लीजिए ये चीज़ें वापस आ गई और लेने वालों में से 3 लोग हैं, हम अभी 2 की बात कर रहे हैं, 2 को ही बाँटने की बात कर रहे हैं। इसको हम ढक देते हैं थोड़ी देर के लिए। जैसे हमारे पास हम 2 को ही बाँट रहे हैं, कितने लोगों को बाँटना है और स्नेहा जी के पास इतनी चीज़ें हैं, हम गिन सकते हैं कितनी चीज़ें हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 चीज़ें हैं। ये चीज़ें 2 लोग को बाँटनी है, लक्ष्मी जी को और थान सिंह जी को। तो सबसे पहले हम पूछेंगे कितनी चीजें हैं जो बांटने के लिए हैं। तो मान लीजिए हम जो बात कर रहे हैं तो बच्चे गिन के बताएंगे कि जो चीजें हैं उनकी संख्या 10 है। तो हम यहाँ पर लिखें 10 चीजें हैं जो हमें बांटनी है। हम बताएं कि बांटने के लिए हम इस तरह का चिन्ह लगाते हैं, ऐसा चिन्ह लगाते हैं। बहुत सारी जगहों पर ऊपर की लाइन नहीं होती, यहाँ पर हम एक निशान बनाते हैं। दोनों में से कोई भी एक तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले बच्चों को ये समझ में आना चाहिए कि जिसको बाँटा जाता है, जिस चीज़ को जितनी चीज़ों को बाँटना है, उसको लिखने की एक खास जगह होती है और उसके ऊपर में और बगल में ऐसा निशान बनाते हैं जो बाँटने का निशान होता है। यहाँ पर एक संख्या लिखते हैं कि कितने लोगों को बाँटा जाना है।
यहाँ पर दो लोग हैं, एक लक्ष्मी है और एक थान सिंह जी है। इनको बांटना है, तो कुल इतने लोग जिनको बांटना है उनकी संख्या है 2। तो अब हम देखें कि चलो अब बांटने का काम शुरू करते हैं, और तब तक बांटते चले जाएंगे जब तक पूरी चीजें खत्म ना हो जाए, या ऐसी स्थिति ना आ जाए कि अब और उसको नहीं बांटा जा सकता। तो ये जो बांटने की प्रक्रिया है बच्चों से कराना शुरू करिए। लक्ष्मी को 1 मिला, थान सिंह को 1 मिला, फिर लक्ष्मी को 1 मिला, थान सिंह को 1 मिला। अभी भी स्नेहा जी के पास इतने सारे लड्डू हैं कि इस दोनों को दिया जा सकता है। चलो और बांटते हैं। लक्ष्मी को फिर से 1 दिया गया और थान सिंह को फिर से 1 दिया गया। तो देख रहे हैं कि यहाँ 3 मिला लक्ष्मी को, 3 मिला थान सिंह जी को। 6 चीजें बट गई अभी तक, लेकिन 4 चीजें अभी बची हुई है। तो इसका मतलब है कि अभी और बांटा जा सकता है। चलिए इस काम को आगे बढ़ाएं। लक्ष्मी जी को 1 मिला, थान सिंह जी को फिर 1 और मिला। अभी फिर से हमारे पास 2 चीजें बची हैं, और यदि हम इसको बांटना चाहें तो दोनों को बट सकता है। ये भी हम काम कर लें। तो हम फिर लक्ष्मी जी को 1 दिए और थान सिंह जी को 1 दिए। अब हम बात करें कि कुल मिलाकर कितनी चीजें बांट दी गई, कुल कितना बांटा गया। तो देखें हम, लक्ष्मी को 5 मिला, थान सिंह को 5 मिला, और कुल 10 चीजें बांट दी गई। तो हमारे पास बचा क्या, स्नेहा जी के पास क्या बचा, इसको इसको हम देखेंगे। तो जितनी चीजें बांटी गई उसको हम यहाँ पर लिखे हैं कि 10 चीजें थी और 10 चीजें बांट दी गई। बचा कितना इसमें, कुछ नहीं बचा, माने हम कहेंगे शून्य बचा। ये शून्य चीजें बची। दूसरा सवाल है कि मिला कितना हर एक को, तो हम कहेंगे हर एक को जो मिला है वो 5 है। तो जो हर एक को मिला है उस संख्या को हम यहाँ पर लिखते हैं। तो ये बात ध्यान में रखिए कि जो चीजें थी वो उसमें एक इकाई थी और एक दहाई थी, 10 चीजें थी। लेकिन जो बटा है हर एक को, उसमें सिर्फ इकाइयां हैं। तो हम इकाई के ऊपर इकाई लिखेंगे। ये इस तरीके में सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हम उस संख्या के पास संख्या लिख सकते हैं जिसको हम बांट रहे होते हैं, और जो इकाई या दहाई या सैकड़े से संबंधित होता है। तो देखिए, जो प्रक्रिया बच्चों ने पहले प्रैक्टिकली की थी, उस प्रक्रिया को हमने दूसरे ढंग से किया। हमने उसी प्रक्रिया के साथ साथ सवाल किया, और जो सवाल के जवाब थे उसको एक खास ढंग से लिखते चले गए। तो ये जो चीज है, ये जो वास्तविक अनुभव है भाग करने के, वो अब एल्गोरिदम में या भाग देने की प्रक्रिया के साथ मैच कर रहा है, बदल जुड़ता चला जा रहा है। धीरे धीरे ये सारी चीजें हम हटा देंगे, सिर्फ ये जो एल्गोरिदम है वो बच जाएगा। अब हम अभी क्या करते हैं, हम सीधे भाग की प्रक्रिया को इस तरह से समझाने की कोशिश करते हैं। ये बच्चे के लिए बड़ा पेचीदा है, वो उसको समझ में नहीं आता कि 10 को यहाँ क्यों लिखूं, 2 का पहाड़ा में क्यों पढ़ूं, जो आ रहा है उसको यहीं क्यों लिखूं, और फिर 10 घटाऊं क्यों, और जो बच रहा है उसको लिखूं क्यों। ये जो चीजें हैं वो बच्चे को एक नियम की तरह याद करनी पड़ती हैं, और वो इसको बिना समझे, इसका बिना अर्थ ग्रहण किए एक मैकेनिकल ढंग से, यांत्रिक तरीके से करता चला जाता है, और इसी कारण काम उसको वाव लगता है। आपने इस प्रक्रिया को पलट दिया, पहले उस काम को किया जो व्यवहारिक रूप से बच्चा बहुत मजे से और आसानी से और अपने ज्ञान के आधार पर कर सकता था। अब उसके बाद जब उस तरह के बहुत सारे उदाहरण, 20, 25, 50 उदाहरण जब इस तरह से बांटने के उसने कर दिए, और बांटना उसको अच्छी तरह से आ गया, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हो सकता है इसमें हमको हफ्ते भर काम करना पड़े। बगैर इसके केवल इस तरह की चीजों को बांटने से संबंधित संख्याएं आप बढ़ा सकते हैं और बंडल बना सकते हैं, बंडलों को बांट सकते हैं, बंडलों को खोलने की प्रक्रिया हो सकती है। तो बांटने के काम को मेरा अनुरोध है कि आप हफ्ते भर तक बहुत आराम से होने दीजिए, और तब तक करिए जब बच्चे खुद से बांटने का काम ना कर लें और पूरी बात करना ना जान जाए, वो सारी चीजों की व्याख्या खुद से कर लें। उस लेवल तक हमको ये प्रैक्टिकल वर्क उनके साथ करना है। उसके बाद जब इन चीजों को जब अच्छे से कर लें, फिर आप छोटे उदाहरण, सरल उदाहरण जो उन्होंने पहले किए हैं उसको फिर अब इस तरह की व्याख्या करिए। ये जितनी चीजें थी उसको हम यहाँ लिखते हैं, पहले लिखते हैं सबसे पहले कि कितनी चीजें बांटनी है, कितने लोगों में बांटनी है, उस संख्या को हम यहाँ लिखते हैं। फिर बांटने का काम करते हैं, बांटने के बाद हम देखते हैं कुल कितनी चीजें बांट दी गई, वो हम यहाँ लिख देते हैं। फिर यहाँ पर एक जगह है जो हमको बताता है कि हर एक को कितना मिला। ये संख्या क्या बता रही है, हर एक को कितना मिला। ये संख्या बता रही है कितने लोगों को बांटा गया। ये संख्या वो है जो कुल चीजें बांटी गई, और ये बताता है कि बांटने वाले के पास, जैसे यहाँ स्नेहा जी बांट रही, उनके पास चीजें कितनी बची। तो ये अगला कदम है। जब पहले वाले काम को बच्चे अच्छी तरह से कर लें, बहुत अच्छी तरह से अपनी बात को बता पाने लग जाएं, उसके बाद फिर हम उस प्रक्रिया को संख्याओं के साथ इस तरह से लिख कर करते हैं। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं।
हम एक नया उदाहरण लेते हैं। ये चीजें हैं हमारे पास और अब हम लेने वालों की संख्या बदल देते हैं, चाहे तो इसको भी थोड़ा बदल दें, कुछ चीजें हम और डाल दें और लेने वाले अब हो गए 3 या 3 लोगों को हमको ये सारी चीजें बांटनी है। अब क्या करना है? तो सबसे पहला काम तो ये देखना है कि कितनी चीजें हैं हमारे पास बांटने के लिए। तो हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एक और मिला दिया, एक और मिला दिया, 14 चीजें हैं जो हम बांटना चाहते हैं। तो हम बात करेंगे स्नेहा जी के पास कितनी चीजें हैं। तो बच्चे बताएंगे स्नेहा जी के पास 14 चीजें हैं। और लेने वाले कितने हैं? 1 2 3, 3 लोग लेने वाले हैं, 3 को बांटना है। तो हम इस तरह से निशान बनाएंगे और फिर यहाँ पर लिखेंगे 3। तो दोनों संख्या क्या बता रही हैं? ये संख्या बता रही है कितनी चीजें हम बांटने के लिए और ये वाली संख्या बता रही है कितने लोगों में बांटना है। चलिए हम बांटने का काम करें। तो बांटने का काम वैसे ही करना है जैसे बच्चे करते आए हैं। हम देखें, इसको मैं जल्दी से कर देता हूँ। एक लक्ष्मी को, एक खान सिंह को, फिर एक सरिता जी को। बहुत मजे के साथ बच्चे देख के बता सकते हैं भी हमारे पास बहुत सारे बांटने के लिए, हर एक को एक एक और दिया जा सकता है। फिर से एक लक्ष्मी को दिए, एक थान सिंह जी को दिए और एक सरिता जी को दिए, फिर एक लक्ष्मी को दिए, फिर एक थान सिंह जी को दिए और फिर एक सरिता जी को दिए। अभी भी हमारे पास 5 चीजें बची हैं, लेने वाले 3 हैं। इसका मतलब सबको एक एक और दिया जा सकता है। फिर हम लिख रहे हैं लक्ष्मी जी को फिर से एक दिया, थान सिंह जी को फिर से एक दिया और सरिता जी को फिर से एक दिया। बीच बीच में हम बात कर सकते हैं कि हर एक को कितना कितना मिला, लक्ष्मी को कितना मिला, थान सिंह जी को कितना मिला, सरिता जी को कितना मिला। यहाँ पर एक खास बात है वो ये कि जो बांटने का काम है वो बराबरी का बांटा है। इसमें कोई छल कपट नहीं हो रहा कि एक को ज्यादा दिए दूसरे को कम दिए, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर बांटना माने बराबर बराबर बांटना है, ये भी हमको जरूर ध्यान में रखना है और ये हमारे काम से समझ में आएगा। अब आप पूछ सकते हैं कि हर एक को कितना कितना मिला, बच्चे देख के बहुत आसानी से बता सकते हैं। अब कितनी चीजें स्नेहा जी के पास बची? अब बच्चे देख के बताएंगे 2 चीजें बची, लेने वाले 3 हैं। अब सवाल करिए क्या फिर से सबको एक एक मिल सकता है? निश्चित रूप से जवाब आएगा नहीं मिल सकता। तो हम देखें, अब हमारा अगला सवाल होगा तो हर एक को कितनी कितनी चीजें मिली, कुल कितनी चीजें बांटी गई। अब इसको बच्चों गिनने दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 चीजें बांट दी गई। 14 चीजें थी, 12 चीजें बांट दी गई। तो बचा कितना? जो बचा वो यहाँ पर है, 2 बचा है जिसको नहीं बांटा हमने, क्योंकि अगर इस 2 को बांटते तो किसी 2 को मिलता है, 1 को नहीं मिलता। तो हमारी शर्त है कि सबको मिलना चाहिए, तो इसलिए 2 चीजें बच गई। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? हर एक को कितना कितना मिला। लक्ष्मी को 4 मिले, थान सिंह जी को भी 4 मिले, सरिता को भी 4 मिले, तो हम लिखेंगे यहाँ पर हर एक को मिला 4। तो देखिए कितना आसान हो गया यही काम। बहुत ही आसानी से बच्चे इन चीजों को, अपने इन अनुभवों को संख्याओं में बदल सकते हैं। तो ये एक और उदाहरण हुआ कि चीजें जब बांटी जा रही हैं तो ये कैसे बटेंगी। इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं, थोड़ी बड़ी संख्या लें, तो मुझे लगता है कि अगली बार वो उस तरह की चीजें मैं बना के लाऊंगा जिनको मैं सैकड़े से प्रदर्शित कर सकूं या दहाई के रूप में प्रदर्शित कर सकूं। फिर आप देखेंगे कि दहाई जब बढ़ती है, सैकड़ा जब बढ़ता है तो क्या परिणाम होता है, और कभी कभी जब वो नहीं बढ़ पाता तो हम कैसे लिखते हैं। ये चीजें भी आपको बहुत क्लियर होंगी। अभी जो बातें हुई उसको लेकर के स्नेहा जी आप कुछ कहेंगी या हमारे जो साथी हैं वो कुछ कहना चाहेंगे? तो आपके कमेंट्स मुझे चाहिए कि चीजें स्पष्ट हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। कोई भी साथी कुछ कहना चाहेगा इस भाग की प्रक्रिया कुछ जैसे सर ने बताया, तो किसी का कोई भी सवाल या किसी को कुछ समझ में नहीं आया? विनोद जी जुड़े हुए हैं क्या? जी सर, मैं देख रहा हूँ विनोद जी, सर, बहुत ही सुंदर और रोचक तरीके से आप बता रहे हैं और निश्चित तौर पे साथी जितने भी जुड़े हैं उनको मजा आ रहा होगा और समझ भी बन रही होगी। पर मेरा साथियों से अभी कुछ नए साथी जुड़े हैं सर, तो मेरा जी उनसे जी एक अनुरोध है कि वो समय से जुड़े, क्योंकि इतनी रोचकता से जो आप बता रहे हैं उनको लेट से जुड़ने से वो मिस कर जाते हैं। तो सभी लोग जी समय का बिल्कुल ध्यान रखा करें। और सर इसके लिए तो मेरे पास शब्द नहीं है कि जो आप इतने सरल तरीके से बताएं।
निश्चित तौर पे सबको मजा आ रहा होगा। और इसमें किसी को भी, किसी भी बच्चे के साथ, अपने घर के बच्चे के साथ कुछ भी करेंगे तो उनको कहीं भी ये नहीं लगेगा कि गणित बता रहे हैं, पढ़ाई करवा रहे हैं। खेल खेल में जी जी। वो बहुत कुछ सीख सकते हैं सर, बहुत ही सुंदर। और बस इतना ही है सर, पर मेरे साथियों से सबसे आग्रह है कि 2 बजे, यानी 2 बजे शुरू हो जाता है, आप लोग इतने लेट लतीफ से ना जुड़ा करें, मेरा सबसे अनुरोध है। बस इतना ही है सर। बाकी आपके ठीक। मैथोलॉजी के बारे में तो अपने पास शब्द नहीं हो रहे हैं सर कि हम क्या बताएं। कितनी सुंदर तरीके से आप, और कितने सरल तरीके से भाग जैसे सवाल का कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहे हैं सर। जी शुक्रिया बहुत विनोद जी। एक्चुअल में है क्या कि गणित को हम जब जिंदगी से जोड़ने की शुरुआत करते हैं तो वो बहुत आसान हो जाता है। दुर्भाग्य से हमारी कक्षाओं में ऐसा नहीं होता। हम गणित को संख्याओं की से जुड़ी एक चीज बताते हैं, किताबों का मसला बताते हैं, और इस कारण बच्चों के अनुभव में वो सारी चीजें होते हुए भी उसको एक नया और अजनबी सा लगता है। और यही कारण है कि बच्चे गणित से भागते हैं। और बड़े बड़े भी मैं समझता हूँ कि जो बड़े लोग हैं, जो किसी पढ़ के निकल गए, उनके मन में अभी भी गणित के प्रति भय है। तो उसकी वजह जो मुझे समझ में आती है वो यही है कि गणित में, प्रारंभिक गणित में विशेष रूप से कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमारी जिंदगी से अलग है, जो हमारे अनुभवों से अलग है। ऐसी कोई चीज नहीं है। तो यदि हम थोड़ा सा रुक कर सोचें और ये देखें कि जिस चीज को मैं बच्चों के बीच लेके जाने वाला हूँ, उससे संबंधित कौन कौन सी बात बच्चे के जीवन में जुड़ी हुई है, और उसमें से कौन कौन से काम बच्चा खुद भी कर सकता है। तो जहां पर वो खुद से काम कर सकता है, उन चीजों को हमें चिन्हित करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। और उसके अनुभवों से शुरू करते हुए यदि हम प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे तो ये बहुत ही आसान हो जाता है, काम बहुत ही सरल और मजेदार लगने लगता है। दूसरी बात क्या है कि गणित से आखिर बच्चे डरते क्यों हैं? तो हम सब के भीतर जो डर होता है वो होता है एक्चुअल में कि हमारे पास जो चीज है उसको हम खो न दें। कभी हमको अपने आत्मसम्मान के खोने का डर होता है, कभी हमको इस बात का भय होता है कि हमारी जो छवि बनी हुई है हमारे साथियों के बीच वो कहीं खराब ना हो जाए। और ऐसा कब होगा जब हम गलतियां करना शुरू करेंगे, तब हमारे साथ ये नुकसान होगा। तो ये जो हमारे भीतर का डर है कि हम अपना सम्मान न खो दें, अपना हमारा हमें हमें जिनका स्नेह और प्रेम मिलता है वो ना छूट जाए, इसी डर के कारण वो डर पैदा होता है कि हम गणित से भागने लगते हैं। तो डर गणित का वस्तुतः नहीं होता। वहां पर डर होता है कि हमें अपमानित ना होना पड़े, हमें नीचा ना देखना पड़े। इस कारण लोग गणित से भागने की कोशिश करते हैं। दूसरी समस्या ये है कि हम संकेतों का इस्तेमाल करते हैं, एक खास तरह की प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। ये संकेत जो है संख्या संकेत हो सकते हैं, वस्तुओं के संकेत हो सकते हैं। प्रक्रिया जिसको हम एल्गोरिदम कहते हैं, वो प्रक्रिया भी एक खास ढंग से बनी हुई होती है। जैसे भाग के लिए हम नियम बताते हैं तो क्या बोलते हैं, जो भाज्य है उसको बीच में लिखो, उसके तरफ निशान बनाओ। जो भाजक है उसको यहाँ लिखो। भाज्य क्या शब्द है? भाज्य बच्चे के जीवन में नहीं आया है, भाजक बच्चे के जीवन में नहीं आया है। लेकिन जब हम भाज्य कहते हैं और भाजक कहते हैं तो कंफ्यूज हो जाता है, किसको मैं भाज्य कहूँ, किसको भाजक कहूँ, और क्यों ऐसा नाम दिया गया है। तो वो वहीं पर भ्रमित होता है और आगे बढ़ता है। फिर हम बोलते हैं जो भाजक है उसको पहाड़ा पढ़ो, पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि जो दी हुई संख्या से ज्यादा मत हो। पढ़ता है पहाड़ा 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 3 9 3 चौक 12 3 5 15 3 6 18। फिर हम डांट कर रखते, रुको रुको रुको, 14 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अभी हम नियम बताते चले जा रहे हैं कि ऐसा ऐसा लिखो, फिर पहाड़ा पढ़ो। चलिए पहाड़ा पढ़ लिया तो 3 चौक 12 3 पंजे 15। अब 4 में 4 बार पढ़ते हो तो 12 आता है। अब 4 को ऊपर लिख दो। अब यहाँ पर कुछ बात समझ में नहीं आती कि 4 को ऊपर क्यों लिखें, 5 बार पहाड़ा क्यों ना पढ़े। हम केवल उसको नियम के रूप में बताते हैं और ये समझ में नहीं आता कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ। तो वो बस प्रक्रिया के स्टेप्स याद करता है और स्टेप को धीरे 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 करके फॉलो करने की कोशिश करता है। कहीं पर एक चीज भूल जाता है तो समझ में नहीं आता उसने क्या भूल की और क्यों की। तो हम फिर कहते हैं कि अब जो लिखे हो 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़े, जो 12 आया उसको 12 को लिखो और घटा दो। फिर घटा के उसने लिख दिया। मान लीजिए यहाँ पर कुछ और संख्याएं होती तो हम बोलते हैं चलो एक संख्या उतारो, फिर दूसरी संख्या उतारो। तो ये जो बात है कि एक संख्या क्यों उतारूं, दोनों क्यों नहीं उतार लूं, तमाम तरह की बातें। तो जितने हम नियम बताते हैं हमारी प्रक्रिया उतनी ही जटिल, मुश्किल और कठिन लगने लगती है। यही कारण है कि हर व्यक्ति जो थोड़ा सा कहीं पर कंफ्यूज होता है वो गणित से भागने की कोशिश करता है। इस पूरी प्रक्रिया में आप देख रहे हैं कि बच्चे को पता है कि जो संख्या लिख रहा है वो क्या बता रही संख्या है और क्यों हम वहां पर लिख रहे हैं। यहाँ पर हमने भाज्य भाजक की कोई बात नहीं की। जब आगे बहुत अच्छी तरह से बच्चा करने लग जाए तब हम बताएं कि
वो संख्या जिसमें हमको भाग करना है या जिसको बांटा जाना है, उसके लिए गणित में एक शब्द है जिसको हम भाज्य कहते हैं। कोई जरूरी नहीं कि तुम भाज्य बोलो, बस सुन लो कि इसका नाम है भाज्य। धीरे धीरे वो उसके प्रैक्टिस में आता जाएगा और वह संख्या जिसको हमको बांटना है, जिसको मैं एक थोड़ी सी कठिन स्थिति उनके सामने रखता हूँ। इसका उत्तर वो मुझे अगली बार बताएंगे कि इस काम को कैसे करना चाहिए। यहाँ जो लिख रहा हूँ वो दिख रहा है क्या कि बड़ा लिखूं? थोड़ा इसको बड़ा लिखता हूँ। ये मान लीजिए अब हम संख्याओं के साथ इस काम को करते हैं। अभी तक तो हम चीजें ले रहे थे, लेकिन धीरे धीरे हमको बड़ी संख्याओं की तरफ बढ़ना पड़ेगा और उस स्थिति में हमारा काम बढ़ेगा। मान लीजिए कि ये जो हरे रंग की गोटियां हैं वो सैकड़े को बता रही हैं। ये 3 सैकड़ा है और मान लीजिए ये इकाई को बता रही है सफेद जो गोटियां हैं वो। और कुछ मैं चीजें और रखता हूँ यहाँ पर। ये दहाई को प्रदर्शित कर रही है। तो अब हमारे पास संख्या बन गई, एक बड़ी संख्या हमारे पास आ गई है। ये 3 सैकड़ा है, 4 दहाइयां हैं और 5 इकाइयां हैं। इन्हें हम 2 लोगों में बांटना चाहते हैं। तो हमारा जो भाग का सवाल होगा वो होगा 345 भागित 2। इस सवाल को हम यदि प्रैक्टिकली करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, इस पर मैं चाहूंगा कि जो अगली बार जो हमारे साथी हैं वो बच्चों के साथ इस पर काम करें और उन अनुभवों के वीडियोस बनाएं और फिर यहाँ पर पहले ही शेयर कर सकते हैं। यदि 2-4 लोग भी इस तरह से शेयर करते हैं इस काम को कैसे करेंगे वो, तो फिर उसके बाद हम बात करेंगे और इससे उनको करने में काफी मजा आएगा। तो मैं अपने प्रश्न को फिर से दोहरा दे रहा हूँ कि अब हमारे पास एक नई संख्या है जिसमें 3 अंक हैं इकाई दहाई सैकड़ा के, और वहां पर तो हम 300 चीजें नहीं ले रहे हैं और 4 दहाई की जगह हम 40 चीजें नहीं ले रहे हैं, लेकिन प्रतीक हमारा बदल रहा है। ये जो गुलाबी कंकड़ है वो दहाई को प्रदर्शित कर रहे हैं, ये जो हरे नीले कंकड़ हैं वो सैकड़े को प्रदर्शित कर रहे हैं और सफेद जो कंकड़ है इकाई को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो कुल इतनी चीजें हैं और हम इनको 2 लोगों में बांटना चाहते हैं। तो बांटने की प्रक्रिया हम कैसे करेंगे? बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी कर रहे थे। अभी इसके पहले हम चीजों को एक एक करके बांट रहे थे। यहाँ पर भी आप चाहें तो 2 डब्बे बना सकते हैं। एक व्यक्ति का डिब्बा ये है, दूसरे व्यक्ति का डिब्बा ये है, और हर एक को हम कितना कितना बांट रहे हैं और कितनी चीजें खत्म होती जा रही हैं, इस काम को हमारे साथी शिक्षक जो हैं वो करके बताएंगे। ठीक है, तो ये मेरा सवाल है और अगली बार मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे जो साथी शिक्षक हैं वो कम से कम इस पर प्रयास करें और बताएं। तो मैं अपनी बात यहीं पर खत्म करता हूँ। स्नेहा जी, यदि कोई साथी कुछ कहना चाहते हैं आप या विनोद जी कुछ कहना चाहते हैं तो मैं स्वागत करता हूँ। जी सर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से आपने बताया और ये इस हफ्ते के लिए ये सब ज्ञान दूत के लिए होमवर्क है। तो उम्मीद बिल्कुल है कि सब लोग उसको करके और अगली क्लास में आएंगे। और या फिर किसी को अगर इस बीच में कोई भी डाउट होता है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो वो ग्रुप में भी डाल सकते हैं अपने मैसेज को। बिल्कुल तो बिल्कुल। जी सर, किसी को कुछ भी कहना है? विनोद सिंह सर। जी मैडम, नहीं बस थैंक यू। बस मेरे को अपने ज्ञान दूत साथियों से बस वही आग्रह है कि वो एकदम समय से जुड़े। कल का भी अपना क्लास जो है वो 2 बजे है। क्योंकि ये शब्द मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें सर्वाधिक लोग अपने नए साथी हैं। तो ये जो जूम ऐप में जो आप लोगों का ये ट्रेनिंग का कार्यक्रम जो रखा जाता है
वो एकदम टाइम टेकिंग होता है। तो पूरा सीखने के लिए, इसका पूरा लाभ लेने के लिए समय से जुड़े और जैसे सर बता रहे हैं वैसा प्रयोग करके उसको, अपने अनुभव को आप सभी साझा करें, तो निश्चित तौर पे सर को बताने में भी मजा आएगा और आप लोगों